पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है वो हम आपको पहले बता देते हैं। पहली खबर है बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। आज विधानसभा को नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं। प्रेम कुमार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। संसद की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन चलने वाली कार्यवाही पर भी हमारी नजर है। आज एसआईआर को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। और तीसरी खबर है जो महत्वपूर्ण है वो है मोतिहारी से, जहां स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। चौथी खबर है शेखपुरा से, जहां वंदे मातरम को लेकर दो शिक्षकों के बीच तनाव हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिहार। और देखिए 18वीं बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन है। 9 बार के विधायक प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जाएगा। प्रेम कुमार पहली बार वर्ष 1990 में विधायक बने थे और तब से अब तक हर चुनाव में जीत दर्ज करते हुए 9 बार विधानसभा पहुंचे। पहले दिन 235 विधायकों ने शपथ ली, 7 विधायकों का शपथ अभी भी बाकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानमंडल का दूसरा दिन और आज क्या कुछ होने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। 9 बार के विधायक रहे प्रेम कुमार को आज स्पीकर बनाया जाएगा। प्रेम कुमार पहली बार वर्ष 1990 में विधायक बने थे और तब से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 9वीं दफा विधानसभा पहुंचे। पहले दिन 235 विधायकों ने शपथ ले ली थी, लेकिन अभी भी 7 विधायकों का शपथ ग्रहण बाकी है। 7 विधायक आज शपथ ग्रहण करेंगे, वो तस्वीर भी विधानमंडल से सामने आएगी। विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष का आज चुनाव होना है और खास तौर पर कल प्रेम कुमार ने नामांकन किया था। एक प्रस्ताव गया, उसके बाद उन्होंने नामांकन किया और आज चुनाव होगा, यानी प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा सत्र के अध्यक्ष होंगे। इस बात की आज घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित विधायक कल शपथ नहीं ले पाए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। लगभग 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो कल नहीं आए थे और उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था, तो आज उनका शपथ ग्रहण होगा। साथ ही साथ प्रेम कुमार के नाम की घोषणा भी होगी कि वो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद यह बिहार विधानसभा का पहला सत्र है। कई चीज़ें अभी होने बाकी हैं और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस नहीं है, तेजस्वी का एक बिजनेस जरूर है। तेजस्वी 4.5 लाख में मकान खरीदते हैं। राहुल गांधी 50 लाख में नेशनल हेराल्ड की 30 मंजिला इमारत दिल्ली के सीपी में खरीद सकते हैं, लेकिन ये राज जनता को नहीं बताते हैं। महुआ बाग में भी बाद में पता चलेगा कि वो इमारत भी ऐसे ही बनाई गई है और वो इनकम टैक्स में क्या दिखाते हैं वो देखकर पता चलेगा और जरूरत हुई तो जांच पड़ताल भी होगी। देखा है, काफी आलीशान है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का कोई बिजनेस नहीं है, राबड़ी जी का भी कोई बिजनेस नहीं है। तेजस्वी जी का एक बिजनेस जरूर है कि वह 4.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में खरीद सकते हैं। 4.5 लाख रुपए। बिल्कुल। यहाँ भी राहुल जी के पास एक बिजनेस जरूर है कि 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की जो सीपी में 30 मंजिला मकान है वो खरीद सकते हैं, लेकिन ये दोनों इस राज को आम जनता को नहीं बताएंगे। उसी तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। सरकार में तो है सब जगह। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में देखा जाएगा। अभी मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल होता है, ये इनकम टैक्स का जांच है। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग होगी तो जाहिर बात है जांच भी होगा। और देखिए संजय जायसवाल के इसी बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने पलटवार किया है। आरजेडी ने संजय जायसवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पहले आपको उस बात का जवाब देना चाहिए जो प्रशांत किशोर जी ने आप पर इल्जाम लगाया था और आप आज तक पब्लिक डोमेन में उस बातों का जवाब नहीं दिए हैं। उस पेट्रोल पंप के संबंध में और आपकी अवैध संपत्ति के संबंध में जो बातें पब्लिक डोमेन में आई थी उसके संबंध में जानकारी दे दीजिए ने।
और देखिए, लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट कर निशाना साधा गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम कर लिया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। तो लालू प्रसाद के नए घर पर हमलावर सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया और निशाना साधा गया, जिसमें यह लिखा गया कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। सावधान रही, संभल के लिए। लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं, और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया, और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव का यही वो घर है जिसको सोशल मीडिया पर लेकर भी इस तस्वीर को देखते हुए कई लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है और इस पर चर्चा भी खूब हुई है। और इसी पर सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से लगातार हमलावर वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तस्वीर को साझा करते हुए कटाक्ष किया है। और देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी संसद सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सोमवार को विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद लोकसभा को स्थगित किया गया था। वहीं आज कांग्रेस संसद भवन के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करेगी। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि इससे वोट काटे जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा होगी और इसी से सदन में लगातार इसको लेकर पिछली दफा भी जब सत्र शुरू हुआ था तो एसआईआर को लेकर पुरजोर तरीके से विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे और सदन काफी हंगामेदार रहा था। बढ़ते आगे, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा में इसी सप्ताह गुरुवार या शुक्रवार को ये चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पीएम मोदी भी इस विशेष बहस में भाग लेंगे। 30 नवंबर को बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। राज्यसभा में भी सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने इसकी जोरदार वकालत की है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए सभी दलों को इसमें भाग लेने का न्योता दिया है। एनडीए सदस्यों ने राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा की वकालत की है। और देखिए, आज बिहार विधानमंडल में भी दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। क्या कुछ आज वहां होने वाला है, इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र का, जिनकी मौजूदगी इस वक्त वहीं पर है। शैलेंद्र, आज दूसरा दिन है और आज भी क्या कुछ हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी दें विस्तृत तौर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बिहार विधान परिसर की हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर गहमा गहमी साफ तौर पर देखा जा सकता है। विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू है और आज का दिन 18वीं बिहार विधानसभा सत्र के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज ही इस 18वीं विधानसभा के लिए बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनका चयन किया जाना है और प्रेम कुमार के नाम की सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि अकेले वो उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कल नामांकन किया है। प्रस्ताव दिया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए, तो एक औपचारिकता बाकी है, घोषणा उनके नाम की होनी है। उसके पहले विधायकों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। कुछ विधायक जो कल शपथ नहीं ले पाए थे वो आज शपथ लेंगे। लगभग
6 से 7 ऐसे विधायकों की संख्या है जो कल नहीं आ पाए थे। माना जा रहा है कि यदि वो आज आते हैं तो पहले उनका शपथ होगा और उसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और कल का भी दिन काफी महत्वपूर्ण होगा विधानसभा के लिए, क्योंकि कल दोनों सदनों को, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को जो राज्यपाल हैं वो संबोधित करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम तस्वीर विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधायक भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, विधानसभा अध्यक्ष के चयन की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से की जाएगी। विधानमंडल में कोई भी सत्र शुरू होता है उस दौरान विपक्षी दलों की तरफ से वेशभूषा बदलकर नए ढंग से आकर वो प्रदर्शन करते हैं या अपनी मांगों को रखते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई तैयारी विपक्षी दलों की तरफ से की गई है? किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, सवाल खड़े किए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से? और देखिए कल से इन तमाम चीजों से जुड़ी जो तस्वीर है वो दिखाई देगी, क्योंकि आज पहले दिन, जो कल का जो सत्र हुआ पहले दिन, पूरे दिन सिर्फ जो नए विधायक थे उन्होंने शपथ ली। आज भी जो बचे हुए विधायक वो शपथ लेंगे और उसके बाद जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका चयन होगा। और अध्यक्ष को जो सदन के नेता होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, दोनों अध्यक्ष को उनकी कुर्सी तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद फिर से जब सत्र की जब शुरुआत होगी कल से, उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोक झोंक या फिर विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है वो दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि कल राज्यपाल का भाषण होगा और सरकार की जो उपलब्धियां होंगी वो सरकार की उपलब्धियां राज्यपाल के द्वारा बताई जाएंगी। संसद की बात करें तो संसद में भी शीतकालीन सत्र के दौरान लाल किले में हुए हंगामे, एसआईआर जैसे ये ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। बिहार में कौन कौन से और अहम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से सवाल किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार में भी कई मुद्दे हैं। आपराधिक घटनाओं की बात कर लें, रोजगार उद्योग की बात कर लें, जो लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल भी उठाया जा रहा था। हालांकि सरकार का उस पर जवाब भी सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार विपक्ष के जो भूमिका होगी वो भी देखनी होगी कि किस तरीके से विपक्ष की भूमिका होती है, क्योंकि संख्या बल काफी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया और नजर बनाकर रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो विधानमंडल की आप तस्वीरें देख रहे थे जहां हलचल नजर आ रही है और विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। दिन तो महत्वपूर्ण है और निर्णय भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अब तो निर्णय लगभग साफ है कि एक ही, जैसा कि कल जानकारी मिली है कि एक ही व्यक्ति, एक ही विधायक जो डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, उन्हीं के पक्ष में नॉमिनेशन दाखिल किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से जब एक ही उम्मीदवार के लिए कई नामांकन पत्र आए हैं तो उनका अध्यक्ष बनना तय है। बढ़ते आगे, अगली खबर औरंगाबाद से आपको बताएंगे, जहां सोशल मीडिया पर विधायक के शपथ ग्रहण का स्टेटस लगाया गया तो विरोधियों ने युवक को गोली मार दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण नगर की बताई जा रही है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गयाजी रेफर कर दिया गया है। ओबरा थाना क्षेत्र के कूशा निवासी घायल युवक राहुल ने बताया कि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ओबरा से एनडीए के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के शपथ ग्रहण की तस्वीर लगाई थी, जिससे नाराज पिसाई गांव निवासी चुन्नू पांडे, अंकित पांडे समेत कुल 6 लोग उनके घर पर पहुंचे। स्टेटस को लेकर उलझे, विवाद बढ़ने पर उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इधर पुलिस ने इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा। 3-3.5 किलोमीटर जैकेट के लिए रूम खोले, वो लोग हाथ लगा के बैठा था। हम रुके और गोली चलाने लगा। गोली चलाया चुन्नू पांडे और अंकित पांडे। कितने गोली चलाया वो? 4 गोली। विवाद था पहले से? कुछ विवाद नहीं था। तो क्या नाम हुआ आपको? प्रकाश चंद्रा के स्टेटस लगाने के चलते वो गोली चलाया है। गोली लगी हुई है, तभी यहाँ से रेफर करा कि उचित इलाज के लिए हम लोग बाहर भिजवा रहे हैं और हमारी टीम हमारी निकली हुई है और हम लोग अवेलम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो नामजद प्राथमिक के उनका भी पुराना आपराधिक इतिहास है, उनसे भी हम लोग गिरफ्तार करें। बढ़ते आगे, अगली खबर बक्सर से, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
घटना बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि इस मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद स्पेशल टीम का गठन हुआ। कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि चौथा आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। पुलिस इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से खंगाल रही है। संज्ञान में आया था, जिसमें कि नगर थाना में ही जो किला मैदान के पास में ही एक नाबालिग जो है लड़की थी, उनके साथ में जो है सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला जो सामने आया था। इसके तुरंत उपरांत में हम लोगों ने टीम का गठन करते हुए वहाँ पे एफएसएल से भी जांच कराया गया, मेडिकल की भी टीम वहाँ पे जो है उन्होंने जांच किया और जो है मेडिकल प्रोसीजर के लिए भी जो है जो पीड़ित है उनको भेजा गया। इसमें जो है अभी तक जो मामला जो सामने आया उसमें 4 लोगों की जो है भूमिका एक्टिव रूप से बताई गई थी। इसमें कि 3 लोगों को जो है हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, जमुई में हर पंचायत में खेल के मैदान की योजना कई जगहों पर महीनों से आधी अधूरी है। खेल के मैदान के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन खेल के मैदान का लाभ लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। जिले के सदर प्रखंड के लखनपुर पंचायत के खेल का मैदान भी कुछ इसी तरह का है। पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने की योजना धरातल पर उतरने नहीं दी जा रही है और वैसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही। ग्रामीण स्तर पर खेल को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण सरकार ने करवाई है, लेकिन यह खेल का मैदान चारागाह का रूप ले लिया है। जमुई के सदर प्रखंड का लखनपुर पंचायत है और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक खेल का मैदान बना हुआ है और यह बैडमिंटन कोर्ट है और बैडमिंटन कोर्ट देखा जाए तो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं अगर हमारे ठीक पीछे यह अगर देखा जाए तो यह वॉलीबॉल का मैदान है, वॉलीबॉल खेल के लिए, लेकिन देखा जाए तो यह चारागाह का रूप ले चुका है और मैदान भी समतल नहीं है। जो वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर जो पोस्ट लगाया गया है ये भी अधूरा पड़ा हुआ है। और वहीं अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि बास्केटबॉल खेल के लिए जो बना हुआ है, जो जगह है बास्केटबॉल का, वो भी अधूरा है। महीनों पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। सवाल उठता है कि जब लाखों रुपए खर्च किया गया तो खेल का मैदान का वास्तविक लाभ अगर बच्चों को, खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा तो जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो पूरा कैसे होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। अगली खबर आपको सासाराम से बताएंगे, जहां नगर निगम की टीम जीटी रोड पहुंची और समाणालय के सामने अवैध फुटपाथों पर लगाए गए ठेले को हटाने का काम शुरू किया गया। अतिक्रमण के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। जो इन्फोर्समेंट वगैरह इधर एरिया में हो जाता है, जिसके चलते जाम वगैरह भी लगता है, इसके लिए प्लानिंग किया जा रहा है और इन लोगों को देखा जा रहा है कि यहाँ से कैसे इन लोगों को हटाया जाए। यही प्लानिंग का भी काम चल रहा है और इसको लिमिट किया जाएगा कि कम से कम टाइम में हम लोग इन्फोर्समेंट को हटा सकें। और देखिए, बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे कहर बरपा रहे हैं। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब अनिवार्य हो गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। बुलडोजर एक बार फिर पटना, सिवान, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में एक्शन में दिखा। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलेस रोड पर बुलडोजर अवैध दुकानों पर प्रहार कर रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले, बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हैं। सिवान में भी पीला पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा दिया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क किनारे दुकानें लगाई गई थीं, उसे तहस नहस कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए, अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रहा है।
बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी है। भागलपुर में भी शहर के अलीगंज चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई। लोगों से अपील की गई कि वो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीनों को लोग जबरन कब्जा किए रहते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी होता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसी जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इमरजेंसी में गाड़ियां आने जाने में दिक्कत का सामना करती हैं। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी